Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In my today's lecture, I will discuss upon the concept of external economies of scale. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आज हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोई एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को गेन कर सकती है। इसका जो बेनिफिट है वो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल सकता है। क्या होती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब है द इकोनॉमीज विच आर अचीव्ड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और फैक्टर्स दैट अफेक्ट एन एंटायर इंडस्ट्री। यानी कि ये वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं, नॉट कंट्रोलेबल बाय द फर्म इटसेल्फ। और इन पर्टिकुलर फैक्टर्स में अगर कोई पॉजिटिव चेंज होता है तो इस पॉजिटिव चेंज की वजह से एक्सटर्नल इकोनॉमीज अराइज होती हैं। कोई भी एक सिंगल कंपनी इन पर्टिकुलर फैक्टर्स पर कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकती है। These are occurring when there is a highly skilled labor pool, subsidies and tax reductions and partnerships and joint ventures. Anything that can cut down on costs too many companies in a specific industry. यानी कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर फैक्टर्स क्या करते हैं, ये ओवरऑल कॉस्ट को कट करते हैं। जैसे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर स्किल्ड लेबर सफिशियंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, एक उनका पूल अवेलेबल है जिसका बेनिफिट इंडस्ट्री के अंदर सारी फर्म्स को मिलता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज प्रोवाइड किया रही हैं उस इंडस्ट्री के रेफरेंस में, या टैक्स में रिडक्शंस पे किए जा रहे हैं, पार्टनरशिप्स को फॉलो किया जा रहा है या जॉइंट वेंचर्स को फॉलो किया जा रहा है। और इन सब का फायदा क्या होता है, इन सब के बेसिस पर कंप्लीट इंडस्ट्री में कॉस्ट को कट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके बेसिस पर कंपनीज अपनी कॉस्ट को प्रॉपर्ली कट करने की पोजीशन में होती हैं। इसी वजह से इनको हम एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल का नाम देते हैं। द बेनिफिट्स अराइजिंग ड्यू टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द फर्म्स। ऐसा नहीं है केवल एक सिंगल फर्म ही इसका कंप्लीट बेनिफिट उठा रही है, बल्कि सारी फर्म्स को इसका बेनिफिट मिलता है। Each and every firm in the industry is sharing the benefit of external economies of scale। क्योंकि ये जो बेनिफिट अराइज होते हैं वो जनरली इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से अराइज होते हैं। यानी कि जब इंडस्ट्री ओवरऑल वे में ग्रो कर रही होती है तो उसका बेनिफिट हर फर्म को मिलता है जो उस इंडस्ट्री में वर्क कर रही होती है, और इसी वजह से हम इसको एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में इंक्लूड करते हैं। अब बात ये आती है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल में इंक्लूड किए जाते हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन और लोकलाइजेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर एरिया डेवलप हो रहा होता है तो वहाँ क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्म्स उस पर्टिकुलर प्लेस पर ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके साथ साथ उन पर्टिकुलर फर्म्स को जो भी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि दिस इज द कंसंट्रेशन और लोकलाइजेशन ऑफ ऑल द फर्म्स एट अ सिंगल प्लेस। उसी पर्टिकुलर प्लेस पर सारी फर्म्स अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देती हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेके चलें तो रुद्रपुर में इंडस्ट्रियल एस्टेट को डेवलप किया गया है, ठीक है। रुद्रपुर में पंतनगर एस्टेट के नाम से इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया है। वहाँ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया गवर्नमेंट ने, और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्कआउट करने वाली जितनी भी फर्म्स है, हालांकि वहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में वर्कआउट करने वाली फर्म्स है, लेकिन एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी फर्म्स है वो सब उसी पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल हैं। तो क्या होगा कि उनके एक ही प्लेस पर अवेलेबल होने से वो बहुत सारे पॉइंट्स पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज ले सकती हैं। जैसे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्म्स एक ही प्लेस पर है तो वहां लेबर का एक पूल होगा और वो हाईली स्किल्ड लेबर एक ही प्लेस पर उनको अवेलेबल होगी। उसके लिए उन्हें कहीं और से लेबर का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है, यानी कि कॉस्ट जो होगी लेबर की वो उनकी कट हो जाएगी। कॉस्ट कट करने की पोजीशन में होंगे वो जब हाईली स्किल्ड लेबर एक ही जगह पर अवेलेबल होगी।
उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल डेवलप करने वाली कंपनीज है वो भी उसी पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल है, तो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो भी खत्म होगी कंपनी के लिए, क्योंकि जब उन्हें जितनी क्वांटिटी में जितना प्रोडक्ट चाहिए वो उस पर्टिकुलर कंपनी से अवेलेबल करा लेती हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है फर्म्स का एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो दिस इज विच इज प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू द फर्म्स इन देयर ऑपरेशंस, और इस तरह से वो इकोनॉमीज को गेन कर लेती हैं और अपनी कॉस्ट को कट करने की पोजीशन में आ जाती हैं। सेकेंड वन की बात करते हैं, द सेकेंड वन इज द इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। सेम इज देयर बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस विच आर वर्किंग फॉर द सेम इंडस्ट्री। तो कॉन्सेंट्रेशन का एडवांटेज ये मिलता है कि वहां कम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, कम्युनिकेशन के मीन्स भी एट अ पर्टिकुलर प्लेस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जहां फर्म्स का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट हो जाता है वहां उनकी जो एडिंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कम्युनिकेशन के लिए उन्हें एजेंसीज की रिक्वायरमेंट है, या फिर उन्हें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एजेंसीज की रिक्वायरमेंट है, या प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए उनको एजेंसीज की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट उनकी एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल हो जाती है, उन्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती है। तो कुल मिला के इंफॉर्मेशन इजी वे में और चीप वे में अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से कंपनीज कॉस्ट कम करने में सक्सेसफुल हो पाती हैं। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमीज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसा मैंने डिस्कस किया था, कॉन्सेंट्रेशन का ही फायदा है ये, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं वो उसी पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल होती हैं जहां उनकी वर्किंग चल रही होती है। तो इसका फायदा ये मिलता है कि उन्हें जितनी क्वांटिटी में और जितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो उन्हें बिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर किए हुए अवेलेबल हो जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की कॉस्ट कट हो जाती है, और उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कट होने की वजह से फर्म्स कम अमाउंट में या कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल हो पाती हैं और उन्हें इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल इकोनॉमीज का फायदा मिल जाता है। द लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट और किस तरह से इकोनॉमीज मिलती है इस केस में? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को आउटसोर्स मीडियम के हेल्प से कंप्लीट करना चाहती है तो उसको स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई प्रोडक्ट कंपनी ने डेवलप किया, अब उसके मार्केटिंग के लिए वो खुद से एफर्ट ना करके मार्केटिंग एजेंसीज के हेल्प से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की एक्सटर्नल एजेंसीज अवेलेबल होती हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ द फर्म्स एट अ सिंगल प्लेस, ये जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो भी इजिली अवेलेबल होती हैं एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, और उनकी इजी अवेलेबिलिटी के बेसिस पर और उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर मार्केटिंग के फील्ड में कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली प्रमोट कर सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा एनसीआर रीजन है, नॉर्थ कैपिटल रीजन, जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सारे रीजन्स को इंक्लूड किया गया है और इनको इंक्लूड करके एक एनसीआर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल एंड सर्विस हब है जहां डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रियल यूनिट्स एस्टेब्लिश्ड हैं और डिफरेंट टाइप की सर्विस यूनिट्स भी एस्टेब्लिश्ड हैं। तो इनको अपने डिफरेंट वर्क अगर आउटसोर्स करने होते हैं तो उसके लिए डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी अवेलेबल हैं, जिनको यूज करके कम से कम कॉस्ट में ये अपनी वर्किंग को इजिली कंप्लीट कर सकती हैं। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। अब क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, तो क्या करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसपोर्ट हाउसेस का यूज करती हैं, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं कि वो उनके गुड्स को प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट करें उनके बताए हुए प्लेस पर, और इस तरह से कम कॉस्ट में अपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने में कामयाब हो जाती हैं, वो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर किए हुए। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उन्हें डिफरेंट टाइप के हैवी व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रक्स परचेज करने पड़ेंगे, या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे व्हीकल्स उन्हें परचेस करने होंगे, तब जाकर वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करा उन्होंने, जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज हैं या जो लॉजिस्टिक एजेंसीज हैं उनकी हेल्प से अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा देती हैं, और इस तरह से अपनी कॉस्ट को वो मिनिमम लेवल तक ले जाती हैं। तो दिस इज नोन एज द इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑब्लिक डिसइंटीग्रेशन। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी तक हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल में दो टाइप्स डिस्कस किए, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज होती है क्योंकि आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ फर्म अपनी कॉस्ट पर यूनिट को डिक्रीज करने में सक्सेसफुल हो पाती है।
अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल तक जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होती चली जाती है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से अगर आउटपुट को इंक्रीज किया जाता है या स्केल ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज किया जाता है तो कॉस्ट पर यूनिट भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का नाम देते हैं। ये कब अराइज होती है, जब फर्म एक लार्ज लेवल पर ग्रो होना स्टार्ट हो जाए और वो ऐसे लेवल पर पहुंच जाए जहां से उसकी कॉस्ट पर यूनिट लगातार इंक्रीज होती रहे, यानी कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज पॉसिबल विद इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, देन सच अ सिचुएशन इज नोन एज द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये तब आती है एग्जिस्टेंस में जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कोई भी बेनिफिट फर्म उठाने की पोजीशन में नहीं होती है, तब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्टेंस में आ जाती है। With this principle, rather than experiencing continued decreasing cost, a firm sees increase in cost per unit when output is increased। यानी कुल मिला के जब आउटपुट को इंक्रीज किया जाता है तो कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होने की जगह लगातार इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तब हम इस सिचुएशन को डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का नाम देते हैं। इसको हम एक ग्राफ के हेल्प से प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। यहां मैंने एक ग्राफ मेंशन किया है। On this graph, I have taken output on x-axis and average cost on the y-axis. You are looking here. जो average cost curve होता है that is U-shaped. ये U-shaped curve है as you are looking here. इस U-shaped curve में this is the minimum point. यानी कि यहां से जब स्टार्ट होता है तब तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के एडवांटेज पर होती है फर्म। इस लेवल तक यहां मिनिमम कॉस्ट हो जाती है, कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन इस पॉइंट के बाद ये कहलाता है आपका ऑप्टिमम आउटपुट। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने आउटपुट को और इंक्रीज करती है तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो और लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। जैसा आप देख रहे हैं, जब फर्म OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है तब उसकी कॉस्ट कितनी है, OC1 है। जब इसका आउटपुट OQ1 से बढ़कर OQ2 हो गया तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट भी OC1 से बढ़कर OC2 हो गई। यानी कि यहां जब ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। तो हम इस सिचुएशन को डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का नाम देते हैं। इस पर्टिकुलर कर्व में ये जो पार्ट है LAC का, ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट करता है, जो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे यूनिट कॉस्ट भी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? थैंक यू।